हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेहर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा की यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2। क्या दोस्तों, जो पार्ट 2 है अपना दोस्तों रसायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। कौन सा? रासायनिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों अपने रासायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो रासायनिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? परमाणु और परमाणु सिद्धांत का जनक क्या? परमाणु और परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है सबसे पहले? जॉन डाल्टन। परमाणु और परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जॉन डाल्टन ने ये 1818 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1818 में। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा कब दिया गया था? 1818 में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या दोस्तों? जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो कोई से भी पदार्थ है दोस्तों वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर। परमाणु सिद्धांत दोस्तों जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था और जॉन डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। जैसे कि कोई भी ये पत्थर है, ये पत्थर ले लेते हैं दोस्तों। ये पत्थर में भी दोस्तों ये छोटे छोटे कण हैं, इनसे मिलकर एक पदार्थ बना है। लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं अपन। अब छोटे छोटे कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। जॉन डाल्टन ने ये 1818 में बताया। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोस्तों रदरफोर्ड ने 1911 में दिया। कब दिया रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल? 1911 में दिया। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। क्या? इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग, रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु बना होता है उसका अधिकांश भाग क्या? अधिकांश भाग या तो रिक्त होता है या खोखला होता है दोस्तों। क्या? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में दिया उन्होंने और उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अतिद्रव्य केंद्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा है। क्या? परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक का नाम दिया गया है। क्या दोस्तों, ये चीजें शॉर्ट फॉर्म में अपन छोटी छोटी पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब यहाँ चलते परमाणु संरचना मॉडल। क्या पढ़ेंगे अपन? परमाणु परमाणु संरचना मॉडल। नील बोहर व रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया है। किसने दोस्तों? परमाणु संरचना मॉडल नील बोहर एंड रदरफोर्ड। नील बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया। कब किया दोस्तों? 1913 में। इसे बोहर रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है।
क्या सिर्फ अपने को ये चीज याद रखनी है दोस्तों कि परमाणु संरचना मॉडल किसने दिया, तो परमाणु संरचना मॉडल दिया नील बोहर और रदरफोर्ड ने। अब पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादन किया। किसने? रूसी वैज्ञानिक। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने कब दोस्तों? रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादित किया। कब किया? मेंडलीव की आवर्त सारणी। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादित किया। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व है दोस्तों। कितने? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व है दोस्तों। कितने तत्व है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व है। ठीक है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व है। सिर्फ अपने को इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है और उनको ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तब चलते नेक्स्ट। अब पढ़ना है अपने को आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में प्रतिपादित किया। किसने? मोसले ने 1913। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने कब दिया? 1913 में दिया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की एक तालिका है। क्या? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी है जो रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जिसमें तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। कितनी? आवर्त की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है एंड वर्ग की संख्या 18 है। कितनी है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अपने को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है दोस्तों खासकर। अब पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर। किसके द्वारा दिया गया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर के द्वारा 1841 में। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों जूलियस रॉबर्ट मेयर के द्वारा 1841 में दिया गया था। ने ऊर्जा संरक्षण के सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया, इसलिए जूलियस मेयर को ऊर्जा संरक्षण का जनक भी कहा जाता है। क्या? इस नियम के अनुसार, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया, इस नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती। क्या? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही
नष्ट की जा सकती है दोस्तों। क्या? ऊर्जा को तो ना ही उत्पन्न कर सकते हैं पर ना ही नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। क्या? ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। क्या? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने 1841 में दिया। इन्हें ऊर्जा संरक्षण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि ऊर्जा को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है दोस्तों। जो भी अपन बोल रहे हैं दोस्तों, आवाज जो ऊर्जा है इसको नष्ट नहीं कर सकते, ये आकाश में घूमती रहती है दोस्तों। ठीक है। ऊर्जा को तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने 1841 में प्रतिपादित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट चलते हैं। जो अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों, रासायनिक विज्ञान में संबंधित अन्य जानकारी, जैसे कि परमाणु में नाभिक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? परमाणु के नाभिक में परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या पढ़ेंगे अपन? परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब पढ़ेंगे अपन नाभिक। क्या? नाभिक। नाभिक क्या होता है दोस्तों? तो नाभिक, इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक रहता है, इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये तो हो गया अपना नाभिक। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे जे थॉमसन ने की। किसने की? जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने 1897 में की। कब की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने 1897 में की। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जिसके बाद में दोस्तों ये कण नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या? ये कण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कण नाभिक के चारों ओर, ये कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? ये कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या?
परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं आप सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा 1897 में की गई थी। कब? 1897 में। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब पढ़ना है अपने को प्रोटॉन। क्या पढ़ना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है दोस्तों? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में की गई दोस्तों। क्या? गोल्डस्टीन ने बताया कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। क्या? प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। क्या? प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। अब आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ये कण आवेश रहित होते हैं। क्या? न्यूट्रॉन ये कण आवेश रहित होते हैं। क्या दोस्तों? जो न्यूट्रॉन के कण होते हैं आवेश रहित होते हैं, मतलब कि इन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। क्या? किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी 1932 में। क्या? ये चीजें अपन ने यहाँ पे पढ़ ली। क्या पढ़ लिया अपन ने? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों। ये कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी 1896 में। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन ये कण आवेश रहित होते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब पढ़ना अपने को पदार्थों का वर्गीकरण। क्या? पदार्थों का वर्गीकरण। क्या? पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ते पदार्थ। ऐसा कोई भी घनत्व जो स्थान घेरता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और हम उसे महसूस करते पदार्थ कहलाता है, जैसे कि हवा, पानी और लकड़ी। तो पदार्थों के वर्गीकरण में दोस्तों सबसे पहले आता है ठोस। क्या आता है? ठोस, सॉलिड। सॉलिड इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जो ठोस रहता है इनका आकार, जैसे कि ठोस में आकार एंड आयतन। आकार मतलब गोल है, आयतन मतलब वजन, निश्चित होता है दोस्तों। क्या? इनका आकार और आयतन निश्चित होता है और दृढ़ता सर्वाधिक होती है।
इनका आकार और आयतन निश्चित होता है और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। इनके कणों के मध्य गति और कंपन कम होता है। क्या? इनके कणों के मध्य गति और कंपन कम होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे चले ठोस वस्तु जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी। ये क्या? ठोस आकार और आयतन निश्चित होता है और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। इनके कणों के मध्य गति और कंपन कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ठोस वस्तु पत्थर और लोहा। अब पढ़ेंगे द्रव। द्रव यानी कि लिक्विड। लिक्विड इनका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित होता है। क्या? इनका जो आयतन तो निश्चित होता है दोस्तों, तब वजन। आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है दोस्तों। क्या? लिक्विड मतलब द्रव। इनका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चलते हैं अपन द्रव वस्तु। इनका आयतन निश्चित, जैसे कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी रहेगा, पर उसका आकार निश्चित नहीं। जिस टाइप के बर्तन में आप उस द्रव को डालोगे, जैसे कि पानी को डाला है तो पानी, अगर पतीले में डाला पतीले का आकार, बोतल में डाला तो बोतल का आकार वो ग्रहण कर लेता है। क्या? जैसे कि जल, दूध और एल्कोहल। क्या? जल, दूध और एल्कोहल। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस। गैस इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार एंड आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है दोस्तों। क्या फ्रेंड्स? जो गैस है ना, इनका आकार भी और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे कि अपन टंकी में जो गैस देखते हैं, अपन जो खाना पकाते हैं वो, उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों चेंज हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पे चलते हैं अपन। सबसे पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन। कौन सा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये गैस होती है अपनी। जिसके बाद में आता है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है दोस्तों। क्या? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या? पदार्थ की चौथी अवस्था। जो प्लाज्मा है दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जो प्लाज्मा की खोज है दोस्तों, इरविन लैंग मीटर ने की थी। किसने? इरविन लैंग मीटर। क्या? जो प्लाज्मा की खोज किसने की थी दोस्तों? इरविन लैंग मीटर ने, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। जो इरविन लैंग मीटर ने जो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज 1920 में की थी। इसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले, चमकीले और अधिक होते हैं। ये कण उच्च ताप पर आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ठीक है दोस्तों।
प्लाज्मा की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा की खोज इरविन लैंग मीटर ने 1920 में की थी। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये कण उच्च ताप पर आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। उच्च ताप पर आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये उच्च ताप पर आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है दोस्तों, क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की फिफ्थ अवस्था है दोस्तों। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है दोस्तों? क्या? अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके, जो कोई सी भी गैस है उसका घनत्व बहुत ही कम है और उसको कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों इस अवस्था की जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, पदार्थ की इस अवस्था की, क्या? पदार्थ की पदार्थ की इस अवस्था की खोज सबसे पहले 1924 1925 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी दोस्तों। किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। क्या? पदार्थ की इस अवस्था की खोज 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पदार्थ की अवस्था अपन ने पढ़ ली है, अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ठोस अपना, क्या? ठोस, सॉलिड। आकार व आयतन निश्चित होता है और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। इनके कणों के मध्य गति और कंपन बहुत ही कम होता है, जैसे कि पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड, इनका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, जैसे कि जल, दूध और अल्कोहल गैस। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अलग अलग जगह ये अलग अलग आयतन शो करेगी दोस्तों। प्लाज्मा। प्लाज्मा दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था है और प्लाज्मा की खोज वैज्ञानिक इरविन लैंग मीटर ने 1920 में की थी। किसने, कब की थी? प्लाज्मा की खोज इरविन लैंग मीटर ने 1920 में की थी। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ अवस्था है, उच्च ताप पर आयनीकृत गैस के रूप में होती है। अगर इसको गर्म करेंगे तो गैस के रूप में होगी। फिर अपना आता है पांचवा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संगणक। यह पदार्थ की फोर्थ अवस्था, फिफ्थ अवस्था है। क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की फिफ्थ अवस्था है और पदार्थ की इस अवस्था की खोज 1924 और 25 में 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BECB इसको बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम जल के बारे में, वाटर। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर। वाटर, जल ही जीवन है। क्या दोस्तों? जल ही जीवन है। तो इसके बारे में चलते हैं दोस्तों। सबसे, जल एक सह संयोजी यौगिक है जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के आपस में सह संयोजी बंध से बना होता है। क्या? जल एक सह संयोजी यौगिक है दोस्तों।
जल एक सहसंयोजी यौगिक है जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के आपस में सहसंयोजी बंध से बना होता है। क्या? जल एक सहसंयोजी यौगिक है जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के आपस में सहसंयोजी बंध से बना होता है। जल एक महत्वपूर्ण अच्छा विलायक है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या? जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, मतलब प्योर वाटर। जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों, बारिश का पानी जो गिरता है वो शुद्ध जल होता है। क्या? जो बारिश का पानी रहता है वो प्योर वाटर होता है। जैसे कि प्योर वाटर शुद्ध जल है। जैसे कि आप बारिश का पानी गिर रहा है ऊपर से, सपोज, जैसे डायरेक्ट गिरना चाहिए। जैसे कि अपन बिजली के तारों के नीचे से भी निकलते हैं बारिश में, तो अपने को करंट आता है? नहीं आता है, क्योंकि वो शुद्ध जल होता है। वो बिजली का कुचालक होता है इस कारण से। ठीक है दोस्तों। जिसके बाद में सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या? क्या दोस्तों? सामान्य सामान्य वायुमंडलीय दाब पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। जल का सर्वाधिक घनत्व जल का सर्वाधिक घनत्व जल का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर होता है। क्या? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर होता है। जल का न्यूनतम घनत्व जल का न्यूनतम घनत्व जल का न्यूनतम घनत्व दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर होता है जल का न्यूनतम घनत्व? -4 डिग्री सेल्सियस। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर या 277 केल्विन पर। या जल का न्यूनतम घनत्व -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है बर्फ की स्थिति में। ठीक है। जल का सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या? जल का सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, अतः ये अम्ल तथा क्षार दोनों रूप में व्यवहार करता है। ठीक है। ये अम्लों के प्रति प्रोटॉन ग्रही तथा क्षारकों के प्रति प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करता है। जल उदासीन यौगिक है। क्या? जल उदासीन यौगिक है। जल उदासीन यौगिक है। इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्या जल एक उदासीन यौगिक है और इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये चीजें अपन ने तो कवर कर ही ली है, जैसे कि देख लेते हैं इसको एक बार और। जैसे वाटर, क्या जल, जल एक से संयोजी यौगिक है जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। प्योर वाटर जो शुद्ध जल रहता है विद्युत का कुचालक होता है। बारिश का पानी शुद्ध जल होता है दोस्तों। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर होता है। जल का न्यूनतम घनत्व दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है बर्फ की स्थिति में। जल का सबसे कम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल उदासीन यौगिक है, इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या, तो जल एक उदासीन है, इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल दो प्रकार का होता है दोस्तों। क्या, जल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो था मृदु जल, और दूसरा होता है कठोर जल। मृदु जल, जल जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से मुक्त होता है, इसे मृदु जल कहते हैं। क्या, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। क्या, जो मृदु जल होता है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से मुक्त होता है। मृदु जल की क्या विशेषता है दोस्तों? मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण नहीं पाए जाते हैं। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। क्या, मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। क्या, जो मृदु जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। इसका ना सेकंड है दोस्तों अपना कठोर जल, हार्ड वाटर। कठोर जल में दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम घुले होते हैं। क्या, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम घुले होते हैं। क्या, मृदु जल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लवणों से मुक्त होता है, मतलब मृदु जल रहता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। जो कठोर जल होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें घुले रहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। आसानी से झाग नहीं देता। क्या, जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। जो कठोर जल का मात्रक, जो कठोर जल का मात्रक होता है दोस्तों, क्या, जो कठोर जल का मात्रक ppm या mgLr होता है। क्या, कठोर जल का जो मात्रक होता है ppm या mgLr होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपन ने जो चीजें, कौन कौन सी चीजें कवर करी? परमाणु सिद्धांत में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु संरचना, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चीज अपन ने कवर करी यहाँ पे। पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस,
प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसके बाद में पढ़ा अपन ने वाटर। तो ये चीजें दोस्तों अपन ने इस वीडियो लेक्चर में कवर करी है। तो कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए सबसे पहले, तो मैं उसको आपको और डिटेल में बता दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी मेहनत आपको ही करनी है। टीचर तो एक गाइडेंस के रूप में होता है, पढ़ना आपको ही है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, और अपना कीमती समय बर्बाद मत करो दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।